नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। भारत की राज व्यवस्था सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की इस बुक की चर्चा कर रहे थे और इसमें मित्रों हमने 9 लेसन अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। पिछला जो लेसन हमने कंप्लीट किया वो था मूल कर्तव्यों से संबंधित, यानी संविधान का भाग जो 4A है और 4A के अंदर हमने केवल एक अनुच्छेद, केवल एक आर्टिकल हमने डाल रखा है, आर्टिकल 51A। उसकी हमने पिछले लेसन में चर्चा कर ली। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर रहेगा मित्रों वो नेक्स्ट लेसन है हमारा, और वो लेसन है 10वां नंबर का, जो कि संविधान का संशोधन। यानी आज हम फ्रेंड्स से सीखेंगे कि आखिर हमारे संविधान में हमें किसी भी प्रकार का संशोधन अगर करना हो तो ऐसी कौन सी प्रोसेस हमने बना रखी है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी प्रोसेस में आपको आज एक एक प्रावधानों की हम डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो साथियों देखो, अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं संविधान में संशोधन की। यानी सिंपल सी बात आप ये समझना कि आपने सुना होगा कि जैसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी मिनी संविधान भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से मित्रों हमने बहुत से संविधान में संशोधन किए हैं। ठीक है, इस कारण से हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसकी मैंने आपके पिछले लेसन में चर्चा भी की थी आपके साथ। तो जैसे 42वां संविधान संशोधन है, या 91वां है, या 97वां है, या 86वां है, तो ये जितने भी संशोधन संसद जो हमारी करती है हमारे संविधान में, तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमें संविधान में संशोधन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनेगा क्या कहता है। कहता है कि अन्य किसी लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित और उसको व्यवस्थित करने की व्यवस्था। यानी सिंपल सी बात यह कह रहा है कि जैसे और देशों का संविधान है और उन देशों के संविधान में जिस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार से हमारे देश के संविधान में भी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी हम संशोधन कर सकते हैं। क्लियर? ये तो सिंपल सी बात। आगे देखो क्या कहता है। कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 20 में, किस में? भाग 20 में। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के टोटल कितने भाग है? 22 भाग। इन 22 भागों की मैंने आपके साथ चर्चा पहले ही कर ली थी। संविधान का जब मैंने आपको चैप्टर डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान में 22 भाग हैं। संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनकी भी मैंने अलग से ट्रिक के साथ आपके साथ चर्चा की है। अलग से अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो डली हुई है, ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे मित्रों कहता है कि संविधान का जो भाग 20 है उसके आर्टिकल 368 में, यानी संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। क्लियर? कहता है कि आर्टिकल 368 में संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति हमने दी है। क्लियर? यानी संविधान में संशोधन अगर करना हो तो कौन करेगा? केवल और केवल संसद करेगी। पहली इंपॉर्टेंट बात है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना, संविधान में अगर संशोधन कोई करेगा तो वो करेगी हमारी भारत की संसद। आगे कहते हैं कि यह उल्लेखित करता है, क्या आर्टिकल 368 यह उल्लेखित करता है फ्रेंड्स कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का, यानी किसी भी प्रोविजन का परिवर्तन यानी उसको बढ़ा सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, या उसको समाप्ति भी कर सकती है। यानी सिंपल सी बात मित्रों ये कह रहा है कि संविधान जो हमारा है उसका संविधान का 20वां भाग, और उस 20 भाग में हमने 368 डाल रखा है। और 368 क्या कहता है? कहता है कि संसद जो होगी हमारी, यानी इंडिया की जो पार्लियामेंट है, वो अपनी संविधानिक शक्ति यानी विधायी शक्ति, कानूनी शक्ति का वो प्रयोग करेगी, और उस शक्ति का प्रयोग के माध्यम से जितने भी प्रोविजंस है संविधान में, उस संविधान के प्रोविजंस को वो बढ़ा भी सकती है, वो घटा भी सकती है, या उसको समाप्त वो करना चाहे तो वो कर सकती है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ आई। नेक्स्ट कहता है कि हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यानी अब ये कहना चाह रहा है कि संसद को हमने शक्ति तो दे दी कि भैया आप जो है संविधान में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन संसद जो है ना, हमारे संविधान के जो मूल ढांचा है, क्या फ्रेंड्स,
मूल जो ढांचा है, अब मूल ढांचे का क्या होता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका अलग से लेसन भी है। उसमें हम इसकी डिटेल से चर्चा भी करेंगे कि आखिर संविधान का मूल ढांचा होता क्या है। सिंपल सा आप ये समझ लीजिएगा कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बहुत से ऐसे प्रावधान, ऐसे विषय हमने डाल रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन विषयों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, ठीक है, तब तो संसद जाकर के संशोधन हमारे संविधान में कर सकती है। और अगर उसको, यानी संविधान के मूल ढांचे को किसी भी प्रकार का अगर नुकसान पहुंचता है, अगर उसको क्षति होती है, तो हमारी जो न्यायपालिका है, यानी जो जुडिशरी है, वो जुडिशल रिव्यू की जो उसको पावर हमने दी है उसका वो उपयोग करेगी और उसके माध्यम से उस संविधान के संशोधन को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक करार घोषित कर देगी। क्लियर। तो ये कहना चाह रहा है कि संसद को हमने शक्ति तो दी है कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन संविधान में आप बेशक संशोधन करो, लेकिन उसको मूल ढांचा जो है उसका किसी भी प्रकार का उस मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचे। क्लियर। आगे कहते हैं कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती मामले में दी गई थी। यानी मूल ढांचा जो निकल करके आता ना मित्रों, बेसिक स्ट्रक्चर, क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट जो निकल करके आया वो केशवानंद भारती मामला आया था सन 1973 में। ठीक है, इस मामले में ही मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट निकल करके आया था और इस कॉन्सेप्ट की हमें नेक्स्ट लेसन में डिटेल से मित्रों अलग से इसका चैप्टर दिया हुआ है इस बुक में, उसमें हम इसकी चर्चा भी करेंगे। क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रावधान की अब हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर संविधान में हमें संशोधन करना हो तो जो प्रोसेस हमने बना रखी है संविधान में संशोधन करने की, उस प्रोसेस को अब हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला देखो क्या कहता है, संशोधन की प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है, कहता है आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्न तरीके से उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 368 जो हमें प्रोसेस बता रहा है, तो देखो क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। कहते हो देखो क्या कहता है कि पहला क्या करा है, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरी स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। यानी पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संविधान में अगर संशोधन कोई करेगा तो वो कौन करेगा, हमारी भारत की संसद, ना कि राज्य। कौन, यानी कि स्टेट जो होते हैं, यानी स्टेट की जो सरकारें होती है, स्टेट में जितने भी जो लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की जो विधानसभाएं होती है या विधानमंडल जो होता है, वो हमारे संविधान में संशोधन कतई नहीं कर सकता। केवल और केवल संसद ही संविधान में संशोधन करेगी। क्लियर। पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि हमें संविधान में मान लो संशोधन करना है, तो संविधान में जो संशोधन करेंगे ना हम, तो संविधान में संशोधन करने से पहले हम संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आएंगे। यानी संविधान में संशोधन करने के लिए हमें बिल लाना पड़ेगा, और उस बिल को हम कहाँ लाएंगे, या तो हम उसको ला सकते हैं राज्यसभा में या हम उसको ला सकते हैं लोकसभा में। यानी ध्यान रखना, जो संसद के जो दो सदन हैं, इन दोनों सदनों में से हम किसी भी सदन में संविधान के संशोधन का जो बिल है वो लेकर के आ सकते हैं। क्लियर। और आगे कहता है कि राज्य विधानमंडल में नहीं। यानी मैंने आपको कहा था कि राज्य का जो विधानमंडल है, यानी स्टेट जो लेजिस्लेचर है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में हम संविधान में संशोधन करने के लिए बिल नहीं ला सकते। क्लियर। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। यानी ध्यान रखना, संविधान में संशोधन करेगी संसद, और संसद संविधान में अगर संशोधन करना चाहती है तो उसको बिल लाना पड़ेगा, और वो बिल जो लाएगी या तो वो किसी भी सदन में ला सकती है। क्लियर। या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, पहले उसको बिल लाना पड़ेगा। बिल लाने के बाद ही उसको संविधान में संशोधन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। क्लियर। सेकंड देखो प्रोसेस क्या कहता है, सेकंड कहता है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो क्या कहता है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि संविधान में हमें संशोधन करना है ना, तो जो बिल हम लेकर के आ रहे हैं, या तो राज्यसभा में लेकर के आएंगे या लोकसभा में, तो जो बिल हम लेकर के आएंगे या तो कोई मंत्री लेकर के आ सकता है या कोई गैर सरकारी सदस्य। अब देखो गैर सरकारी सदस्य क्या होता है, गैर सरकारी सदस्य मित्रों वो होता है जो कोई मंत्री नहीं है, यानी ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है। अब व्यक्ति मतलब जो संसद का यानी सदस्य तो है, यानी वो जो सांसद तो है, अब चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है या वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है।
क्लियर। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमें संविधान में संशोधन करने के लिए जो हम बिल लेकर के आ रहे हैं, उस बिल को या तो कोई मंत्री लाएगा या फिर ऐसा व्यक्ति लाएगा जो मंत्री नहीं है लेकिन वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य तो है। क्लियर। तो गैर सरकारी सदस्य का मतलब भी यही होता है कि जो मंत्री नहीं हो लेकिन वो संसद का सदस्य होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक नहीं है। यानी संविधान में संशोधन करने के लिए हम बिल करके आ रहे हैं तो उस बिल को लाने के लिए हमें राष्ट्रपति से सहमति यानी राष्ट्रपति से हमें परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई, आई होप कि मित्रों ध्यान से आपको डिटेल रूप से ये चीज़ें समझ में आ रही है। अंत में इसकी मैं समरी भी बताऊंगा आपको कि सिंपल वे में और भी तरीके से कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरा देखो क्या कहता है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यानी हमने बिल लाया, देखिए पहला मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको ये बताया कि हम बिल लेकर के आएंगे, पहला बिल लेकर के आएंगे या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाएंगे। क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया बिल कौन लेकर के आएगा, बिल लेकर के आएगा मंत्री या गैर सरकारी सदस्य और बिना राष्ट्रपति की सहमति की, यानी राष्ट्रपति से उसको पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा मैं अब ये कह रहा हूँ कि जो हम बिल लेकर के आ रहे हैं, यानी मान लीजिए हमने लोकसभा में बिल लाया, क्लियर, लोकसभा में हमने बिल रख दिया, तो जो बिल है ना मित्रों, उस बिल को हमें पास कराना पड़ेगा। तो पास कराने के लिए हमें कितना बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत कितना होता है, सदन में मित्रों जितने भी सदस्य होते हैं ना, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत माना जाता है। क्लियर। यानी विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। यानी सदन में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का मित्रों 2/3 बहुमत हमें चाहिए होगा उस संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए। क्लियर। अब मान लीजिए लोकसभा में हम बिल लेकर के आए थे, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से वो बिल पास हो गया, तो वो बिल जो है ना मित्रों लोकसभा से पास हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। यानी दोनों सदनों से हमें उसको पारित कराना पड़ेगा। तो देखिए अब ये जो बिल है ये राज्यसभा में जा रहा है और क्या कहता है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। यानी पहला लोकसभा से हमने पारित करवा लिया, दूसरा में राज्यसभा से पारित करवाना होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ध्यान रखना कि जितने भी संविधान संशोधन बिल हम लेकर के आएंगे और मान लीजिए उस बिल को किसी एक सदन ने पारित करने से मना कर दिया, तो हम उस बिल को मित्रों असहमति अगर मान लीजिए किसी सदन ने उस पर जता दी, तो उस बिल को हम मित्रों संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित नहीं करवा सकते। जैसे मित्रों साधारण जो विधेयक होता है, अब साधारण विधेयक कैसा, वैसे मित्रों संसद के टॉपिक में हम इसकी डिटेल से चर्चा भी करेंगे कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन चारों विधेयकों की मैं आपके साथ डिटेल रूप से चर्चा भी करूंगा जब हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर आएगा। बहुत लंबा चैप्टर है। तो साधारण विधेयक जो होता है ना मित्रों, उस साधारण विधेयक में अगर कोई भी सदन असहमति जता दे तो उस विधेयक को मित्रों अनुच्छेद 108 के तहत, किसके, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत उस बिल को हम संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित करवा सकते हैं। ये प्रावधान संविधान ने हमको दिया है। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर किसी सदन ने असहमति जताई है, यानी उसको पारित करने से मना कर दिया, तो उस बिल को अब हम संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित नहीं करवा सकते। क्लियर। यानी संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित हम नहीं करवा सकते, लेकिन साधारण विधेयक को हम संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित करवा सकते हैं। तो चौथा ये प्रावधान मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है कि यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी और यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। यानी मित्रों अब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हम संविधान संशोधन बिल लेकर के जो हमने आया है, यानी हम जो बिल लेकर के आए हैं संविधान संशोधन विधेयक, और वो जो बिल है वो हमारा संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था से अगर वो बिल संबंधित है, यानी संघीय व्यवस्था में हम संशोधन करना चाह रहे हैं और उस संशोधन करने के लिए हम बिल लेकर के आए हैं, तो उस बिल को पारित कराने के लिए हमें अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी हमें उसको
बिल को जो है सामान्य बहुमत के माध्यम से पारित कराना पड़ेगा। क्या? यानी पहला लोकसभा से पारित करवाया, दूसरा राज्यसभा से पारित करवाया, और तीसरा हमें मित्रों राज्यों की जो विधानमंडल है यानी राज्य की जो विधानसभाएं या विधान परिषद जो भी हैं उनसे भी हमें साधारण बहुमत के माध्यम से पारित कराना होगा, क्योंकि ये जो बिल हम लेकर के आए हैं संशोधन से संबंधित है, ये बिल मित्रों संघीय व्यवस्था में संशोधन करने के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। क्लियर? और संघीय व्यवस्था होती क्या है इसका मैंने पहले आपके साथ डिस्कशन कर लिया था मित्रों। ठीक है, जब मैंने आपको संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की, यानी संविधान का निर्माण से संबंधित जब हमने लेसन डिस्कस किया था उसमें डिटेल से मैंने आपको बताया था कि संघीय व्यवस्था होती क्या है, और एक संसदीय व्यवस्था भी मैंने आपको वहाँ बताई थी। दोनों में हमने अंतर भी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रोविजन देखो क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों से पारित और राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां भी आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। यानी लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, इन तीनों ने मित्रों इस संविधान संशोधन बिल को पारित कर दिया है। क्लियर? अब ये बिल कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी मित्रों क्या करेंगे, इस बिल को मित्रों वो सहमति देंगे ही देंगे। यानी उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा कि वो उसको मना करें। यानी उसको, राष्ट्रपति को उस बिल को पास करने के लिए सहमति देनी ही पड़ेगी। ये हमने उन पर बाध्यता लगा दी है। देखो क्या कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यही बात मैंने आपको अभी बताई है कि राष्ट्रपति के पास हमने ये विकल्प ही नहीं छोड़ा कि वो विधेयक को अपने पास रख लें या वो पुनर्विचार के लिए भेज दें। यानी उन पर हमने बाध्यता लगा दी कि भैया संविधान का जो संशोधन का जो बिल है, इस बिल को आपको पास करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाएगा। यानी ये जो पहले तो क्या था मित्रों, पहले हम इसको क्या कह रहे थे, बिल कह रहे थे, ध्यान रखना। अब ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो कहता है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह बिल एक एक्ट बन जाता है, जिसको हम संविधान संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। क्लियर? और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। यानी अब ये अधिनियम बन गया, और जो हम कहते हैं कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, लास्ट में हम क्या लगाते हैं, अधिनियम। तो ये जो है मित्रों एक एक्ट बन गया, और संविधान में इस प्रकार से संशोधन हम कर सकते हैं। तो देखिए अब शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर संविधान में संशोधन हम कैसे करते। देखो पहला आप ध्यान रखना, बिल हम संविधान में संशोधन करने के लिए लाएंगे, कौन लाएगा, या तो मंत्री लाएंगे या गैर सरकारी सदस्य। मंत्री के अलावा जो भी सदस्य होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उसको हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, इस बिल को कहाँ लाया जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये बताई। तीसरी चीज मित्रों, इस बिल को हमने या तो लोकसभा में लाया या राज्यसभा में। लोकसभा में मान लीजिए हम इस बिल को लेकर आए हैं, तो इस बिल को सदन के जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से हम इसको पारित करवा देंगे। ठीक है, इस बिल को हमने पारित करवा लिया, फिर ये बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। वहाँ भी 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा। अगर ये बिल संघीय ढांचे से संबंधित है, किसके, संघीय ढांचे से अगर ये बिल संबंधित है, तो आधे राज्यों का क्या, हमारे जितने भी आधे राज्य हैं उनकी विधानसभा और विधान परिषद, यानी उनके विधानमंडलों से भी हम इसको पारित करवाएंगे। ठीक है, 3 जगह ये पारित बिल हो गया, फिर जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी इसको सहमति देंगे, यानी इस बिल को या तो वे रोक नहीं सकते, यानी वे इस बिल को रोक भी नहीं सकते और इसको पुनर्विचार भी नहीं कर सकते, यानी वे इसको बिल को सहमति देंगे ही देंगे। ठीक है, और ये बिल राष्ट्रपति जी ने सहमति दे दी तो ये बिल अधिनियम बन जाएगा, यानी संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। और अंतिम बात की, संविधान संशोधन जो बिल है, इस पर मान लीजिए किसी भी सदन ने असहमति जताई है, तो इस बिल को संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत हम संयुक्त बैठक के माध्यम से इस बिल को पारित नहीं करवा सकते। यानी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाने के लिए हमने संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया है। क्लियर? बल्कि लेकिन साधारण जो विधेयक होता है उस विधेयक को हम अनुच्छेद 108 के माध्यम से, संयुक्त बैठक के माध्यम से हम मित्रों उस बिल को पारित करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये मित्रों एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया कि आखिर संविधान में हमें संशोधन करना हो तो कैसे हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आखिर जितने भी अमेंडमेंट किए जाते हैं तो उनके टाइप्स की हम चर्चा कर रहे हैं कि संशोधनों के प्रकार कितने हैं। तो ध्यान रखना, संविधान में संशोधन हमें करना हो तो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला एक साधारण बहुमत के माध्यम से, दूसरा विशेष बहुमत के माध्यम से, और तीसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के माध्यम से। यानी साधारण बहुमत मतलब 50%
प्लस 1, यानी साधारण बहुमत का मतलब मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि एक एक की हम चर्चा कर रहे हैं कि साधारण बहुमत का मतलब आखिर होता क्या है। देखो क्या कहता है, साधारण बहुमत से हमें संशोधन अगर करना है तो कैसे करेंगे, सुनेगा मित्रों। आई होप कि आपको अच्छे प्रकार से ये बातें समझ आ रही है। अगर मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों इसको शेयर करना है, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर से दबा लें। तो देखो क्या कहता है कि संसद अगर संविधान में संशोधन करना चाहती है, किसके माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से। तो साधारण बहुमत के माध्यम से कैसे वो संशोधन करेगी, देखो क्या कहता है, कहता है कि संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। यानी साधारण बहुमत का मतलब मित्रों क्या होता है, सिंपल सा आप ये समझ लेना। मान लो कि आपके घर में 10 सदस्य हैं, ठीक है। अब 10 सदस्य हैं और मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में आपके घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य वोटिंग का राइट रखते हैं, यानी 10 सदस्य चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य हैं। तो मान लीजिए उसमें 2 कैंडिडेट है, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। अब इन दोनों में से ये 10 सदस्य, आपके घर के सदस्य किस व्यक्ति को वोट करें, तो इसका फैसला आप यानी इसका फैसला आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप बहुमत देखेंगे कैसे कि आप 10 सदस्यों से पूछेंगे कि भाई आप किसको वोट करेंगे। मान लीजिए 5 सदस्यों ने क्या कहा कि हम राम को वोट करेंगे और 5 ने कहा कि हम श्याम को वोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो बराबर की सिचुएशन हो गई, यानी यहाँ बहुमत लगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मित्रों 4 सदस्य ये कह दें कि हम तो राम को वोट करेंगे और 6 सदस्य ये कह दें कि हम श्याम को वोट करेंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है साधारण बहुमत। यानी ये क्या हो गया, 50% प्लस 1 हो गया। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि 5 इसको दे रहे हैं, 5 इसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये 50% हो गया, यानी ये आधे हो गए, ये भी आधे हो गए, यानी 50% तो हो गया। लेकिन प्लस 1 कहाँ मिला, नहीं मिला। लेकिन अगर राम और श्याम इन दोनों को 6 और 4 मिले तो यहाँ पे मित्रों कितना हो गया, यहाँ पे 50% प्लस 1 मिल गया, ठीक है। और यहाँ 50% भी नहीं मिला, यानी यहाँ पे 40% रह गया और यहाँ पे 50% प्लस 1 यानी 60% यहाँ पे वोट मिल गए। तो ये क्या हो गया, साधारण बहुमत हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, साधारण बहुमत। यानी 10 में से 6 सदस्य किसी एक व्यक्ति को वोट कर रहे हैं तो ये बहुमत हो गया। और अगर मान लीजिए 5-5 कर रहे हैं तो ये टाई हो गया, यानी यहाँ पे बहुमत लगा ही नहीं। तो यही बात यहाँ पे करें कि साधारण बहुमत के माध्यम से ऐसे कौन कौन से विषय हैं। यानी यहाँ पे मित्रों संविधान ने हमें ये बताया कि अगर साधारण बहुमत के माध्यम से हमें संशोधन करना है तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4, इसकी मैंने आपके साथ पहले ही चर्चा कर ली थी जब संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मैंने आपके साथ लेसन डिस्कस किया। तब मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जितने भी हम प्रावधान हमने संविधान में डाले हैं, जो चाहे नाम में परिवर्तन हो या राज्यों का निर्माण हो या राज्यों का गठन हो, तो ये सभी संविधान के संशोधन हम इनको नहीं मानते, यानी आर्टिकल 368 में हम इनको नहीं गिनते। वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि इनमें अगर यानी ये काम हमें करना है ना तो हमें साधारण बहुमत के माध्यम से करेंगे, न कि विशेष बहुमत और संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। क्लियर। दूसरा, अगर मान लीजिए हमें किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है, यानी किसी राज्य में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है, अगर हमें वहाँ विधान परिषद बनानी है या कहीं विधान परिषद बनी हुई है उसको हमें समाप्त करना है, तो भी हम संसद का साधारण बहुमत का उपयोग करके संविधान में संशोधन करेंगे। तो दूसरा कहता है कि दूसरी अनुसूची, यानी जो हमारी संविधान की दूसरी अनुसूची है, और दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है मित्रों, दूसरी अनुसूची जो है वेतन और भत्तों से संबंधित है, तो उसमें संशोधन करना है तो हम साधारण बहुमत के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट कहता है संसद में गणपूर्ति, यानी अब गणपूर्ति का मतलब कि जब संसद का हमारा टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से हम चर्चा भी करेंगे। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, यानी किसी भी सदन में मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए कि उस सदन की बैठक की शुरुआत हो सके। नेक्स्ट नागरिकता की प्राप्ति करनी, यानी आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 में जब हम नागरिकता की बात करते हैं, ये भी चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस में ले लिया पहले ही। अगर ये चैप्टर
जितने भी आपने नहीं पढ़े हैं ज़रूर से मित्रों आप उनको पढ़िएगा। बहुत ही डिटेल रूप से मैंने आपको वहाँ समझाया है और शायद ही आपको इतना डिटेल में कहीं समझाने में मिलेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, यानी राज्य विधानसभा में और संसद में जो हम चुनाव करते हैं उस चुनाव की प्रोसेस को हमें चेंज करना है तो भी हम साधारण बहुमत के माध्यम से करेंगे या केंद्र शासित प्रदेश हमें बनाना है। 5वीं अनुसूची, ठीक है, जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, और 6वीं अनुसूची जो ATMM यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनसे संबंधित किसी भी प्रावधान या प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार का हमें संशोधन करना है तो हम मित्रों क्या करेंगे, सब संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से हम इनमें संशोधन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने अब आपके साथ चर्चा की कि साधारण बहुमत के माध्यम से हमें संशोधन करना हो तो ऐसे कौन कौन से विषय हमें संविधान के माध्यम से बताए गए कि साधारण बहुमत के माध्यम से हम उनमें संशोधन कर सकें। तो ये पहले मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, पहला एक साधारण बहुमत की हम चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरा हम चर्चा कर रहे हैं विशेष बहुमत। ध्यान से सुनेगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर और मैं फिर से कह रहा हूँ डिटेल रूप से मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, शायद ही आपको इतना कहीं समझाने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान से आप सुनेगा। देखिए, संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन हम संसद के विशेष बहुमत के माध्यम से करते हैं, यानी संविधान में जितने भी मित्रों संशोधन किए जाते हैं ना, ध्यान रखना 2/3 बहुमत के माध्यम से ही किए जाते हैं। क्लियर? अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत, यानी 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है मित्रों, मान लीजिए किसी भी सदन में कितने भी सदस्य हों, यानी लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा में 543 हमारी सीटें हैं। अब दो सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन का, हमने चुनाव जो हम करते थे वो हमने समाप्त कर दिया, यानी अब जब भी चुनाव होगा तो 545 सीटों के लिए चुनाव होगा। तो 545 सीटों के लिए जब चुनाव होगा ना तो इस 545 का 2/3 बहुमत आप निकाल लेना। ठीक है, तो इतना तो हमें, यानी हमें यदि संशोधन करना है ना तो यहाँ पे विशेष बहुमत में हमें 2 प्रकार के संशोधन की जरूरत पड़ रही है। कैसे? एक तो टोटल सीट जितनी भी है उनका 2/3 बहुमत हमें चाहिए होगा, यानी 543 का 2/3 कितना होगा, एक तो ये हमें चाहिएगा। दूसरा, अब 543 सीटें जो है ना मित्रों, इसका 2/3 बहुमत हमने ले लिया। दूसरा, उस सदन में यानी 545 तो सीटें हमारे लोकसभा में हैं, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना कि पूरे जितने भी सदस्य हैं 545 या 543 वर्तमान में आप मान लीजिए, तो वर्तमान में 543 जो सदस्य हैं वो पूरे के पूरे सदस्य ही लोकसभा में उपस्थित हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो एब्सेंट रहेगा ही। ठीक है, तो जितने भी सदस्य उस सदन में उस दिन उपस्थित होंगे, यानी 543 में से मान लीजिए कि 500 सदस्य उपस्थित हैं तो इन 500 का 2/3 बहुमत में हमें चाहिए होगा, यानी एक तो 543 का 2/3 और एक 500 सदस्यों का, यानी एक तो कुल सदस्यों का 2/3 और एक उपस्थित सदस्यों का 2/3, यानी कुल सदस्य कितने 543 कुल सदस्यों का 2/3 और दूसरा उपस्थित कितने 500 इनका 2/3। तो ये 2 बहुमत हमें चाहिए होंगे, तब जाकर के विशेष बहुमत के माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकेंगे। यही तो कह रहा है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हमें चाहिए होगा और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होगा। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ है सदन के सदस्यों की कुल संख्या से फिर चाहे इसमें रिक्तियाँ और अनुपस्थित हो, यानी वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम कुल सदस्यता ले लेंगे 543। अब भले उसमें चाहे उस दिन कितने भी सदस्य आए हों या नहीं आए हों, हम तो 543 सदस्य ले लेंगे। ये तो हमने ले लिया कुल सदस्यों का बहुमत, और उपस्थित सदस्यों का हम 2/3 बहुमत ले लेंगे, और इतना मान लीजिए 2/3 बहुमत हमें दोनों का मिल जाता है तो हम उसको, उस एक्ट को, उस बिल को हम पारित करवा लेते हैं, यानी उस बिल को हम पारित मान लेते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से डिटेल रूप से ये बात समझ में आई है। और मित्रों आगे कहता है कि विशेष बहुमत के माध्यम से हमें अगर संशोधन करना हो तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। देखो, मूल अधिकारों में अगर मान लीजिए हमें संशोधन करना है ना तो हम किसके माध्यम से करेंगे, विशेष बहुमत के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यानी एक तो फंडामेंटल राइट और एक होता है DPSP, इन दोनों में हमें अगर किसी भी प्रकार का संशोधन अगर करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, विशेष बहुमत के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों मूल अधिकार और DPSP का चैप्टर भी मैं आपके साथ डिस्कस में ले चुका हूँ। जितने भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी है जरूर से आप मित्रों देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई है। नेक्स्ट कहता है कि वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंधित हैं, यानी ये कह रहा है कि वे सभी प्रोविजन जो विशेष बहुमत, यानी जो मैंने आपके साथ अभी चर्चा की कि एक तो साधारण बहुमत में कौन कौन से विषय हैं, और एक आगे हम चर्चा करेंगे
कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी जो 3 प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि संविधान में संशोधन अगर हमें करना है तो 3 प्रकार से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी अभी मैं आपको चर्चा में बता रहा था कि संविधान में अगर हमें संशोधन करना है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके इन तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे विषय जो इस श्रेणी में नहीं आए और ऐसे विषय जो इन श्रेणी में नहीं आए, यानी इन दोनों श्रेणी में जो भी विषय नहीं आएंगे ना, उनका भी हम संशोधन करेंगे किसके माध्यम से, विशेष बहुमत के माध्यम से। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। और नेक्स्ट ये कहता है, यानी ये तो हमने चर्चा कर ली कि विशेष बहुमत के माध्यम से हम संशोधन कैसे करेंगे। अब अंतिम जो संशोधन हम कर रहे हैं कि विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के माध्यम से, यानी अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब संविधान के संशोधन की जब हमने प्रोसेस की चर्चा की तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई विषय जो संघीय ढांचे से संबंधित है तो उसके लिए हमें राज्यों की स्वीकृति यानी राज्यों की परमिशन की परमिशन की भी आवश्यकता होती है। तो आगे ये कहता है कि नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से इसको मंजूरी मिली हो। यानी सीधी सी बात यह कह रहा है कि संघीय ढांचे में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय है जो संघीय ढांचे से संबंधित है, ठीक है, तो उसमें संशोधन करने के लिए हम विशेष बहुमत तो लेंगे ही काम में, लेकिन हम आधे राज्यों की परमिशन भी लेंगे। ठीक है, और आगे कहता है कि इसके लिए ये आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से इसकी मंजूरी मिली हो, यानी आधे राज्य उसको परमिशन दे दें तो हम उसको संशोधन कर सकते हैं जो भी हम विषय में, यानी जो भी विषय वस्तु में हम संशोधन करना चाह रहे हैं। कहता है कि यदि एक कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमें तो कितना चाहिए, हमें तो आधे से ज़्यादा राज्य की परमिशन चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्य यानी आधे से ज़्यादा राज्यों ने परमिशन दे दिया तो हमारा काम बन गया। अब भले ही बचे हुए राज्यों चाहे परमिशन दे या ना दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारा काम बन जाएगा। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है, यानी हमारा काम उससे पूरा हो जाएगा, यानी हमें जो संशोधन करना है वो हमारा संशोधन हमारा हो जाएगा। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, यानी हमने ये पाबंदी राज्यों पर नहीं लगाई कि इतना समय में आपको परमिशन देनी ही पड़ेगी। क्लियर। और आगे ये कहता है कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें हम विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के माध्यम से ही संशोधन कर सकते हैं। देखो क्या कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रोसेस। क्या राष्ट्रपति जी का निर्वाचन हम करते हैं एकल संक्रमण मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जब हम उपयोग करते हैं और इस प्रोसेस यानी इस सिस्टम के माध्यम से जब हम राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं तो इस सिस्टम में मान लीजिए हमें, इस प्रोसेस में मान लीजिए हमें कोई चेंजेज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस तीसरे प्रोविजन का हम उपयोग करेंगे, तीसरे संविधान के संशोधन का प्रकार का हम उपयोग करेंगे और आधे राज्य और विशेष बहुमत के माध्यम से हम उस प्रोसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, यानी केंद्र की सरकार और राज्य की जो कार्यपालिका यानी संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका की जो जितनी भी पावर्स हैं उनमें अगर मान लीजिए हमें बढ़ाना है तो भी हम इस संविधान के संशोधन का जो तीसरा प्रकार है उसका उपयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मान लीजिए कोई भी हमें संशोधन करना है तो उसके लिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए, 7वीं अनुसूची से संबंधित मान लीजिए कोई भी विषय है, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और संमति सूची से कोई भी संबंधित कोई विषय है तो उसमें हमें अगर संशोधन करना है, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है। और नेक्स्ट कहता है कि मान लीजिए खुद जो हमारे आर्टिकल 368 जो है, यानी संविधान का संशोधन की जब हम किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संविधान का संशोधन की आर्टिकल 368 में, है ना। ठीक है, यानी संविधान का संशोधन हम जो करते हैं किस अनुच्छेद के माध्यम से, आर्टिकल 368 के माध्यम से। अब मान लीजिए इस आर्टिकल 368 में ही हमें संशोधन करना हो तो किसके माध्यम से करेंगे, इसी प्रकार के माध्यम से। कौन से प्रकार के, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के माध्यम से। ठीक है, यानी इन सभी विषयों में हमें अगर संशोधन करना है तो मित्रों हमें इस प्रकार के माध्यम से हम संशोधन कर सकते हैं। किसके प्रकार के माध्यम से, इसके प्रकार के माध्यम से कि विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के माध्यम से हम उसमें संशोधन करेंगे। क्लियर। आई होप कि मित्रों आपको ये बात समझ में आई है। डिटेल रूप से मैंने आपको एक एक प्रोविजन की मित्रों चर्चा करी है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे कि संशोधन प्रक्रिया की हम आलोचना कर रहे हैं। क्या
संविधान में जो हम संशोधन की जो प्रोसेस की चर्चा कर रहे थे, तो आलोचकों ने इसकी क्या आलोचनाएं करी है। देखो क्या कहता है, आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचनाएं की है। पहली आलोचना की बात करेंगे, कहता है कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका में होती है या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधान शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को भी। यानी आलोचक ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन अगर करना है तो इसके लिए या तो कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी जैसे अमेरिका में बनाई है संवैधानिक सभा, या कोई संवैधानिक परिषद होनी चाहिए थी। यानी सीधी सी बात आलोचक ये कह रहे हैं कि भैया आपने तो सारी शक्ति ही संविधान में संशोधन करने की किसको दे दी, संसद को दे दी। और कुछ मामले मैंने आपके साथ अभी चर्चा भी की थी, कुछ की जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है उसमें राज्य विधानमंडल से भी हम परमिशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आलोचक ये कह रहे हैं तो या कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए थी जो उस बॉडी के माध्यम से ही संविधान में संशोधन होता, यानी संसद संविधान में संशोधन न करती। पहली आलोचना तो ये करी जाई थी। दूसरी कहते हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद में नहीं है, बिल्कुल सही है। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे राज्यों की। बिल्कुल सही बात है कि संविधान में संशोधन की शक्ति मैंने आपको पहले भी बताया था और कई बार बता चुका हूँ कि संविधान में संशोधन अगर हमें करना है तो कौन करेगा, ध्यान रखना, संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी संविधान में संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, दिमाग में छाप लेना। संसद जो होगी वो संविधान में संशोधन करेगी, न कि राज्य का विधानमंडल। क्लियर? लेकिन कुछ मामलों में राज्य का विधानमंडल से हमें सहमति लेनी पड़ती है, इस बात की भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तीसरी आलोचना देखो क्या कहते हैं कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में अगर गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ साधारण विधेयक को हम संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित करवा सकते हैं। इसकी मैंने आपके साथ पहले चर्चा कर ली थी कि संविधान संशोधन विधेयक को आर्टिकल 108 के माध्यम से संयुक्त बैठक के माध्यम से हमें संशोधन नहीं करवा सकते। क्लियर? लेकिन साधारण विधेयक में कोई गतिरोध हो जाए, यानी लोकसभा ने मान लीजिए साधारण विधेयक को पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उस विधेयक को रोक लिया, तो संयुक्त बैठक हम बुलाएंगे और उस बैठक के माध्यम से हम उस बिल को पारित करवा लेंगे। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में गतिरोध हो, कोई सदन उसको पारित न करे, तो संयुक्त बैठक के माध्यम से उस बिल को हम पारित नहीं करवा सकते। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई। और नेक्स्ट कहता है कि संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत पर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने की व्यापक अवसर होते हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि ये जो संशोधन की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये इनफ नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है। इस कारण से न्यायपालिका को इसमें संदर्भित करने के लिए हमें बहुत से अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो ये मित्रों आज हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हुआ जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है। डिटेल से आज हमने मित्रों चर्चा करी कि आखिर संविधान में संशोधन में करना हो तो किस प्रकार के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मित्रों आज का लेक्चर आपको अच्छी प्रकार से पसंद आया। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों इसको शेयर करना है। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, और मित्रों ये 10वां लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स जितने भी लेसन के हमारे क्वेश्चन हमने नहीं करे उन सभी की यानी अब जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी संविधान का जो चैप्टर मैंने जब डिस्कस किया था उसके क्वेश्चन मैंने आपके साथ करवा दिए थे। उसके बाद जितने भी लेसन हमने करवाए हैं, चाहे मूल अधिकार हो, DPSP हो, ठीक है, या संविधान का संशोधन हो, तो इनसे जितना भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे 50 क्वेश्चन बने या 100 क्वेश्चन, उन सभी की अगले लेसन में, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लेसन है आप उन सभी को वीडियो को देख लेना। रिवाइज आपको करना है, जितने भी लेसन को रिवीजन करना है वो कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, यानी क्वेश्चन की सीरीज हम नेक्स्ट लेसन में चर्चा करेंगे। तो ज़रूर से मित्रों आप उस लेक्चर को देखना। उस लेक्चर में हमें एक एक क्वेश्चन की डिटेल रूप से सारे चैप्टर्स की चर्चा हम उसमें क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगले लेसन में अब हम मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे लेक्चर में, तब तक के लिए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।